भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए मुखमंडल पे रखेंगे और धीरे धीरे टिमटिमाते हुए नेत्रों को खोलेंगे। हमने जितनी देर में सोचा कि प्रेयर कर ले उतनी देर में कान के अंदर मच्छर चला गया। ठीक है, गर्मी का मौसम आ रहा है तो इससे मच्छर धीरे धीरे करके आने शुरू हो गए। चलिए, अब आज हम लोग देख रहे हैं, अपना सिलेबस एक बार ओपन करेंगे सभी। एक बार तो केवल 10-10 सेकंड में अपनी अपनी बात बोल देंगे, किसने क्या वर्क किया हुआ है, क्योंकि अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। जिसने जो वर्क किया है वो हैंड रेस करके बस बता दे कि हमने क्या किया है। नहीं हैंड रेस करेंगे तो हम समझ लेंगे नहीं किया है, बस जिसने किया वो हैंड रेस कर दे। बोलेंगे सीमा मैम। दीदी मैंने वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी और सिस्टम्स के बारे में किया। चलो ठीक है। राष्ट्रीय मैम बोलेंगे। हेलो राष्ट्रीय मैम। हाँ जी हाँ जी। मैंने वो सभी, आपने जो सिस्टम के जो डायग्राम बनाने थे ना वो सारे बनाए। हालांकि उसमें जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है ना, तो उसमें जो बहुत सारी ग्रंथियां हैं, तो पहले एक ग्रंथि बनाई फिर वो सारी ग्रंथियां बना दी। इस तरह से आज का समय लगभग उसी में लगा। और नाभि ग्रंथि ठीक, 1 मिनट म्यूट करेंगे। कैसे म्यूट करेंगे? हाँ जी। कह रहे ग्रंथि नाभि मान लो सभी के बना पाए तो क्या करना है, एक माइंड सेट रखना है कि किस सिस्टम में कौन सी ग्रंथि है, किस सिस्टम में कौन सी ग्रंथि है और ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है और उस हार्मोन का वर्क क्या है। ठीक है, तो भी कंप्लीट है मैटर। चलिए और बोलेंगे राशि मैम। एक बार किया कि और भी कुछ किया इसमें? और तो वो जैसे भगवत गीता का चैप्टर मैंने पढ़ा। ठीक है। मैं मतलब क्या कैसे हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, तो उसमें वो वाला मैंने और किया। ठीक है, अपर्णा मैम बोलेंगे। हेलो अपर्णा मैम। दी भगवत गीता का स्टडी किया था कामाख्या सर से और योग सूत्र ना आधा रिवाइज कर पाई हूँ मैं भी। ठीक है, और डायग्राम हमने बोला था सबको बनाने के लिए कहा था ये डायग्राम नहीं बना पाई अभी। आज पूरा दिन मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से उठ के थोड़ा सा बस चीजें करी और रूटीन की वो भी, उसके बाद भी नहीं उठा जा रहा था, अभी बड़ी मुश्किल से उठी। अपर्णा मैम का एनाटॉमी फिजियोलॉजी यार ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। सही में नहीं कर रहा दीदी, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। नहीं कोई बात नहीं, बताए सीजन चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आ रहा है बॉडी पर। नहीं फिर भी सब लोग आराम से नींबू की चाय पीजिए, गर्म पानी में पैर डिप करिए, ये छोटे छोटे 1-2 काम तो सब लोग करिए, तो उससे आराम मिलेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं और किसने हैंड रेज किया था। रचना जी बोलेंगे। मैम कॉग्निटिव प्रोसेसेस को देखा था मैंने, तो उसके की नोट्स बनाने की कोशिश की थी। ठीक है। तो उसमें मैंने जो मांडुक्य उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, जो भी मेन चीजें, एक डेफिनेशन पढ़ी उसकी, और चेतना की उन्नति के यौगिक उपाय, फिर योग के अनुसार मन की अवस्थाएं, तो 5 जो अवस्थाएं हैं वो मैंने उनके शॉर्ट की नोट्स बनाए हैं। एक बार आप चेक करके अप्रूव कर देंगे तो मैं फिर वैसे ही लर्न करूंगी। आप हमें अभी भेज देंगे मेरे इस पे पर्सनल नंबर पे, या फिर क्लास के बाद भेज देंगे। ठीक है, सब सही होगा तो ग्रुप में शेयर कर देंगे सबको। जी मैम। और मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखी, तो उसमें जो हिस्टोलॉजी वर्ड बार बार आ रहा है, मैंने उसको स्टडी करने की कोशिश की। तो उसमें मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में हिस्टोलॉजी ऑफ किडनीज निकाला। अब उसमें मुझे ग्लोमेरुल्स एंड रेनल ट्यूब्यूल्स, ये वर्ड 2 नए लगे थे, मैंने इनके भी मीनिंग निकाले, इनको थोड़ा
स्टडी किया। ये जो हमारा वैसे कलर होता है ना यूरिन का, उससे संबंधित है, और जो हमारा लीवर है उससे संबंधित है। अभी तक मुझे नहीं पता था, वो जैसे ही आपने कहा ना सिलेबस का एक एक वर्ड, तो ये मेरी आंखों में तो थे। वैसे ही मुझे इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये मिक्ट्यूरेशन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन, तो ये भी निकाला कि वो प्रोसेस है और इसको नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बेसिक नहीं पता थी वो आज ही पता लगी। नहीं, हमने हमेशा बताया जो यूरिन होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल। कभी आप देखना, अगर यूरिन पास आउट होने वाला हो और जिस व्यक्ति की भय वाली प्रवृत्ति है, फियर वाली, उसको तेज आवाज़ में कोई बोल दे या कोई डर जैसी चीज़ आ जाए, उसका यूरिन वहीं रुक जाएगा, ऑन द स्पॉट रुक जाएगा। दूसरा, कई बार होता है कि कहीं भी बाहर हैं, सिचुएशन ठीक नहीं है, तो लोगों को लगता है ना यूरिन का फील हो रहा, पूरा फील हो रहा, फिर भी क्या सोच के रखते हैं घर पहुंच जाए, तो नर्वस सिस्टम उतने टाइम तक कंट्रोल करता है। ठीक है, ये चीज हमारी ट्रैवलिंग में करते हैं हम लोग, कभी टॉयलेट्स गंदे हैं तो कंट्रोल करना बहुत बार होता है। ऑन द स्पॉट बिल्कुल लग रहा है कि हम बिल्कुल अभी हमारा बिल्कुल फिक्स टाइम है उसको पास आउट करने का, लेकिन हमें सडन बहुत गंदगी दिखी कहीं, तो हम वहीं एकदम से जो हमारा ब्रेन है वहीं कंट्रोल कर देगा कि हमें लगा कि नहीं हम यहाँ नहीं जाएंगे, तो उतनी देर वो रुक जाएगा। तो ये क्या है पूरा, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जब भी हम यूरिन को रोकते हैं, यूरिन को या वो स्टूल को जैसे ही हम रोक देते हैं, तो समझ लेना कम से कम 5 दिन हमने ख़राब कर लिए अपने। पहला हेडेक होगा, पाचन तंत्र गड़बड़ होगा, फिर इरिटेशन आएगा, कन्फ्यूज़न, मतलब 5 दिन आप लगभग मान के चले खराब हो जाएंगे आपके। इसलिए कोशिश तो ये करना है कि कभी ऐसी गंदगी हो, कुछ ऐसी स्थिति भी हो, तो एक होता है ना कि अपनी सजगता के साथ कि हमें अपनी नाक बंद कर लेनी उतनी देर के लिए, कुछ और प्रिकॉशन ले लेंगे, लेकिन इन चीज़ों को रोकेंगे नहीं। मतलब इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि ये जब हमारी समझ होगी तो हमें लगेगा अगले 5 दिन जो चीज़ से हमारे खराब हो जाएंगे। और रही बात गंदगी की, तो योग की गहराई में जाएंगे ना तो कोई भी गंदगी नहीं, वही पंच तत्व अंदर है वही बाहर है। ठीक है, इसलिए चीज़ों को हमेशा ध्यान से समझेंगे ना। जितना भी हम लोग खाते हैं खाना वही जाता है, वेस्ट मटेरियल कहाँ जाता है? धरती में जाता है। उग कर जो आता है वही तो आता है। ठीक है, उग कर जो भी आता है, अनाज हम खाते हैं, आता तो वहीं से, बस वो पंच तत्व तो वो वही जाते हैं। बस वहाँ क्या होता है, मिट्टी के साथ एक बार एक प्रोसेसिंग हो जाती है, फिर नई चीज़ें बन के तैयार हो जाती है, बस इतना। तो इसलिए चीज़ों को हमें समझना भी है कि क्या रोकना है क्या नहीं रोकना है। ठीक है, ऐसे छींक होता है, 10 वेग हैं, उनमें से ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल से जिनको हमें रोकना नहीं है कोशिश करके। लेकिन यूरिन का डायरेक्ट संबंध ब्रेन से है, तो इसका मतलब है कि ब्रेन को अगर हमने तकलीफ दी है तो फिर ब्रेन गड़बड़ भी तो करेगा कुछ। ठीक, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि रचना जी आपने ठीक से डायग्राम को पढ़ने का प्रयास किया है बनाने से पहले, मतलब जो उसकी डायग्राम बनाना अलग मैटर है। ये आज जो पढ़ा, अब लग रहा है कि अब थोड़ा डीप गए हैं और अब लग रहा है क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्योंकि जब कल वो होमवर्क किया था ना, तो अब तक लगता था श्रीमद् भगवत गीता तो बचपन से पढ़ी है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो पता लगा कि अब एक नया नजरिया चाहिए, और जब और डीप जाएंगे तो वो और रिफाइन होता जाएगा। तो यहाँ पे भी ये नीड अभी लग रही है कि नहीं, अभी अपने आप में इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अभी और डीप जाना है, एक एक वर्ड अभी हर सिस्टम का देखना है, हर सिस्टम से कुछ निकल के आएगा। अभी तो देखो, हम सब लोगों का क्या है, हमने 8-9 साल पहले पढ़ा, उससे पहले हमने कभी देखा ही नहीं था एनाटॉमी फिजियोलॉजी। 8th तक पढ़ाई थी, जो उस टाइम पे साइंस का कोई मतलब नहीं था। तो हमें अभी तक क्या काम करता है, केवल उसका कॉन्सेप्ट काम करता है। हम कभी भी कुछ, ये ज़रूरी नहीं है ना तो हम पढ़ के आ रहे हैं ना कोई हम तैयारी करके आ रहे हैं, और अगर हमें कुछ समझाना है तो डायग्राम को सामने रखा, और कुछ भी ना रखो तो भी हम सिस्टम को रफली समझा सकते हैं। क्यों समझा सकते हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट जब किसी व्यक्ति का कई बार डायग्राम बनाया, उसमें जितने फंक्शन थे उन फंक्शन को अपने फंक्शन से मैच कर लिया बॉडी के, तो जब हमने मैच भी कर लिया, फिर उनके हमने बेनिफिट्स भी देख लिए और उनके ड्रॉबैक भी देख लिए। तो जब सभी चीज़ों को प्रॉस एंड कॉन्स के साथ हमने कॉन्सेप्ट के साथ कुछ भी पढ़ा है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि आप लंबे समय के बाद शब्द हो सकता है कम और अधिक हो जाएं,
बहुत प्रॉपर ना हो, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि किडनी हमारी यहाँ पर है, ये गलती नहीं होगी। ठीक, बस यही है कॉन्सेप्ट केवल किसी का भी। और ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो हमें लगता है श्रीमद् भगवद गीता पता है, ऐसे आप पढ़ेंगे ना तो इतना इजी लगेगा पढ़ना, ऐसा लगता है कि इतना अच्छा तो कोर्स कभी हमने देखे नहीं, आराम से पढ़ो। लेकिन जब एग्ज़ाम के लिए यही कोर्स पढ़ो तो लगता है अब मेहनत जा रही है। ठीक, हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय में थे तो एक बार आर्ट ऑफ लिविंग में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा, सब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों ने। उन्होंने कहा कि जितनी भी आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, टॉप की बुक्स रखी हुई थी, यहाँ से लेके फॉरेन राइटर्स, किसी भी भाषा में पढ़ना हो तो बोलते थे कोई भी बुक पढ़ो तो ऐसा लगता है पूरा दिन उसे ही पढ़ते रहो, खाना भी ना खाओ। तो जो वो है भैया क्लास लेते थे आर्ट ऑफ लिविंग की, उन्होंने कहा इसलिए ऐसा लगता है वो बुक्स अच्छी लगती क्योंकि उनका एग्ज़ाम नहीं होता है। यदि उनका एग्ज़ाम होने लगे तो वो वैसे ही लगेंगी जैसे ये लगती है। ठीक है, तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग पढ़ते हैं तो नज़रिया बदल जाता है, और जब ऐसे पढ़ते हैं तो वही रहता है। तो इसलिए सबका होमवर्क है, आज ट्यूसडे है, संडे के दिन तक हम ऐसा सबसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि पूरा सिलेबस आप कवर कर लेंगे। ठीक, फिर उसका जो रिवीजन है जो 10 अप्रैल तक आपकी डेट या जो भी होगा वो हम बात की बात है, लेकिन 31 तक पूरे सिलेबस को कवर करना है। ठीक, पूरा जो अपनी तरफ से सारे डायग्राम के साथ, की नोट्स के साथ सब बना लो। और हमने फिर बोला जो भी रचना जी अपन जो भी जिसको भी लगता हो कि जो नोट्स हमने बहुत अच्छा बनाया है वो ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि सबके लिए सपोर्टिव हो जाए। जिनको लगता है 2 घंटे का टाइम लग रहा है उनको लगेगा कि हमने ये काम 15 मिनट में भी हो सकता है, आइडियाज़ आ जाएंगे उससे। ठीक है, तो सबके लिए सपोर्टिव 31 को तक सभी को अपना सिलेबस फाइनल कंप्लीट करना है। ठीक है, हरदीप भैया वर्क। प्रणाम मैम, प्रणाम सर, सबको प्रणाम जी। मैम मैंने भेज दिया था मैम उसका, एक तो वो कॉग्निटिव का कर दिया था और मैम जो कर पाया जैसे भी, और एक उसका किया था। हरदीप भैया बिल्कुल सही बोलते, जैसे भी पूरा बताए। और हरदीप भैया डायग्राम मैम डायग्राम तो कोई नहीं बनाया अभी, पर मैं बना अभी सोने से पहले क्लास ओवर होगी, पहले सभी डायग्राम बना के हमें सेंड करेंगे। ठीक, ये होमवर्क करके ही सोएंगे आप। और जिन जिन लोगों ने डायग्राम नहीं बनाए, अपर्णा मैम जैसे भी होगा उठेंगी और डायग्राम बनाएंगे और फिर सो जाएंगे। ठीक, सभी लोग जिन्होंने भी डायग्राम नहीं बनाए हैं वो आप चाहे एक पेंसिल लीजिए, छोटे छोटे से बना दीजिए, उसमें डिज़ाइन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमको ये लगना चाहिए ये डायग्राम किसको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सभी लोग जिन्होंने नहीं बनाए हो सभी डायग्राम जो 11 सिस्टम है वो सभी लोग डायग्राम बनाकर तभी सोएंगे। ठीक है, ये सबका होमवर्क है, सब लोग स्पेसिफिक लिख लेंगे अभी यहाँ पर। चलिए, और फिर जो लोग डायग्राम बना लेंगे तो कल का फिर वर्क है। अब जो लोग कल वर्क करेंगे अगर डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उठाएंगे पतंजलि योग सूत्र, इसका वर्क करेंगे कल, तो वो सबका नेट JRF ICB सबका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केवल पतंजलि जब डायग्राम आज कंप्लीट कर देंगे, बना चुके हैं तो भी, नहीं बना चुके हैं तो भी, तो रिवीजन हो जाएगा, तो कल योग दर्शन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, ये ऐसे करके एक एक करके लेंगे तो फिर हो जाएगा आपका काम। चलिए अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कल हम लोग बात कर रहे थे सक्रिया क्रिया, स्थूल और सूक्ष्म क्रिया, इसकी बात कर रहे थे। कितने लोगों ने ओपन करके देखा है कि जो वर्क जिन जिन लोगों ने भी सेंड किया है, कुछ ने पर्सनल किया है, कुछ ने ग्रुप में किया है, किसने सही काम बनाया है इसका डायग्राम या इसका जो वर्क है, हमने कहा था सक्रिया, स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम का सही से वर्क करके सबमिट किया है। जिन्होंने देखा हो वो बोलेंगे। सबने किया था वर्क? मोनिका मैम, अपर्णा मैम, हाँ हरदीप भैया बोलेंगे। जी मैम, क्या था ये, क्या बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए मैम। जो षटक्रियास हैं वो उसके लिए, और जो स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम महर्षि
धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के हैं, तो उसमें 48 हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें 5 सूक्ष्म व्यायाम है। ये कहने के लिए तो सूक्ष्म और स्थूल है, पर मैम ये हमारे 5 कोशों पे काम करते हैं। यानी कि ये एज ए व्हीकल हम लेकर के चलें कि हमने अपने शरीर की तरफ देखा तो शरीर हमारा व्हीकल है, उसको हम प्राणमय कोश तक लेकर के गए, वहां पे उसको छोड़ दिया, अगला उसको लेकर के ऐसे करके हम एंड में अपने आनंदमय कोश तक इस तक पहुंच सकते हैं। और ये वेगास नर्व को भी स्टिमुलेट करता है। तो मैम हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो है वो होता है और सुषुम्ना में इसके थ्रू जो है हमारे प्राण प्रवाहित हो सकते हैं। और जो ये इसको करने से मतलब ईच सेल तक पूरा ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचता है और उससे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स की फ्लो है वो परफेक्टली चलता है मैम। इतना। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। ठीक, अब जो हमारे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा जो सूक्ष्म व्यायाम दिए गए हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? मैम इनको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वेरी गुड। और इसमें जो मेन इसके ऊपर लेकर के वो चलते हैं माइंड, बॉडी, ब्रेथ, तीनों को कंसंट्रेट करके। और अगर इसमें देखें तो एक्टिव तरीके से भी और पैसिव तरीके से हमारे प्राणायाम और जो है बंद और मुद्राएं सब साथ साथ चलती रहती हैं, तो हमें दिखने में सूक्ष्म नजर आते हैं। अब जैसे कि ये पूरा जो 48 के 48 है, 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड करके कर दिए, तो उसका हमारा एक एक सेल तक पूरा ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। वेरी गुड। तो ये क्या है, हमारे जो सूक्ष्म व्यायाम हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो सभी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां कह दें, या मुख्य जो हमारी 3 नाड़ियां हैं उनको क्या है, वहाँ पर जितने ब्लॉकेज हैं वो सबको क्या कर रहे हैं, ओपन करने के लिए। आसन से सभी ब्लॉकेज ओपन नहीं होते हैं, इसलिए आसन से पहले क्या करवाने का प्रावधान रखा गया या सजेस्ट किया जाता है कि पहले सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम कहाँ कहाँ आसनों से अधिक लाभदायी है? सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। सूक्ष्म व्यायाम कहाँ कहाँ पर आसनों से अधिक लाभदायी है? 1 मिनट रुकेंगे मेरे क्वेश्चन को। अपर्णा मैम क्या कह रहे हैं? दीदी वही बता रहे थे कि वो जो किया था काम आपने जैसे बताया था वैसे ही किया था कि फिर एक पेशेंट पे भी कनेक्ट करना था। तो अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक तो हम फिजियोलॉजी एनाटॉमी समझ रहे हैं, फिर उसको किसी एक डिजीज से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कल जब आपने काम दिया तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं जो सूक्ष्म व्यायाम कराऊंगी उसको उस प्रॉब्लम से कनेक्ट कैसे करा जाए, तो उसके हिसाब से डिजीज सोच रही थी। तो समझ में आया कि चलो अर्थराइटिस से करते हैं ताकि वो उंगलियों के मूवमेंट और रिस्ट का मूवमेंट और जितने भी सारे जॉइंट्स हैं उनको हम उससे कनेक्ट कर पाए दोनों चीजों को। तो अब यहाँ 6th लेवल में आकर के समझ में आ रहा है कि एक होता है थ्योरी पढ़ना, जैसे हमने नेट के लिए पढ़ लिया, एक होता है कि यहाँ पे हमें डिजीज के प्रॉब्लम के साथ में उस जो चीजों को हमने पढ़ा समझा, सिस्टम्स के साथ में किस चीज का कहाँ क्या इम्पैक्ट हो रहा है और फिर वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेगा, तो क्या वो चीजें कराई जाएंगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट मतलब थियरी तो आपका सॉलिड होना ही चाहिए, आपका फिजियोलॉजी एनाटॉमी किस चीज का किस ग्लैंड पे किस ऑर्गन पे कहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा और उसके बाद में उसको प्रॉब्लम क्या है वो भी समझ में आनी चाहिए और फिर उन दोनों का क्या एक मेल बनेगा जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कल वो काम करने में काम बहुत छोटा सा था कि सूक्ष्म व्यायाम का इफेक्ट हमें वो करना था, लेकिन वो थोड़ा अब आपको सोचना था कि कैसे कैसे उसको कनेक्ट कर पाओगे आप। तो फाइनली मतलब जो आपने बताया था कि कैसे कैसे क्या करना वो करा मैंने। अब जब मैंने कुछ और लोगों का भी चीजें देखी तो मेरे कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे उसमें कि सूक्ष्म व्यायाम से और क्या क्या चीजें होती हैं। मतलब क्या होता है कई बार कुछ चीजें आपके माइंड में क्लियर होती हैं कि आपको ये चीजों का अगर सूक्ष्म व्यायाम किया तो ये बेनिफिट होते हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि अच्छा मेंशन नहीं करा आपने कि ये चीजें होती है, तो वो लिखने का एक बेनिफिट ये हुआ और औरों का भी देखी चीजें तो पता चला कि हाँ ये वाली चीज भी होती है और फिर ये भी लगा कि ये तो हमें पता था लेकिन हमने लिखा नहीं था। तो ऐसे करके चीजें हुई। तो ये जो अब आने वाला है ये पूरा टाइम है, मैंने जब 6th लेवल का मैं सिलेबस उठा के पूरा देखती हूँ तो वहां पर यही लगता है कई बार ये तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये कैसे करेंगे, नहीं आ रहा समझ में। फिर ये लगता है कि हाँ अब यहाँ हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं।
अब हम डिजीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से डॉक्टर का जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है किसी एक पेशेंट को देखना, तो उसे सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और फिर उसका ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए। तो वो वाले स्टेज पे अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं। तो अभी तक तो मैं जब सिलेबस उठा के देखती हूँ 6th लेवल का, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कैसे है, क्या है ये चीज, पर वो जब धीरे धीरे सोचते हैं तो वो आने लगती हैं चीजें, ये हो रहा है। इसमें बस क्या करना है, अभी तक हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया, पहले से भी पढ़ते आए हुए हैं, तो इसका 3D वाले पार्ट को जब बहुत ढंग से देख लेंगे और फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हमने डायग्राम देख लिया, बॉडी में एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हमने सिचुएशन देख ली, कहाँ एनाटॉमी है, एनाटॉमी में किस जगह कौन सी फिजियोलॉजी वर्किंग में है। तो जब दोनों चीज़ों को देख लिया, फिर उसकी हमने एक साइकोलॉजी देख ली सामने वाले पर्सन की, क्योंकि जब भी किसी को ट्रीटमेंट देंगे तो पहले उसकी काउंसलिंग ही करेंगे। ठीक है, ये सभी को पता है, कभी भी किसी को ट्रीटमेंट देना पहले उसकी काउंसलिंग करेंगे। तो जब हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी ठीक पता है और साइकोलॉजी से हमें क्या पता चल रहा है कि वो व्यक्ति का मेंटल स्टेटस डाउन में है, उसको स्ट्रेस हो रहा है, कि उसको डिप्रेशन हो रहा है, कि वो कंफ्यूज है, कि फ्रस्ट्रेट है, इतना हमें जब क्लियर समझ में आएगा कि एग्रेसिव मोड में है, तब आप कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये सब कैसे देख रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब हमें ठीक ठीक पता है, वही व्यक्ति साइकोलॉजी लीड कर पाएगा। जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी ही हमें नहीं पता है, तो हम कहाँ से समझ पाएंगे कि इसका एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रही है, कि इसका जो हमारा रिप्रोडक्टिव से जो गोनेड ग्लैंड है वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि थायराइड ग्लैंड्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या पिट्यूटरी में आ रही हैं, या पिनियल में आ रही प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही हैं। क्योंकि ये तभी समझ में आएगा, पहले एनाटॉमी सही पता हो, इसलिए सबको बोल रहे हैं 5-6 दिन की प्रैक्टिस में यदि आपने 10 टाइम्स डायग्राम को बना लिया तो आप समझ लेना आप फिर भूलेंगे नहीं आप, ठीक। और टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो जो 15 दिन का आपके पास टाइम है, 15 से आज करीब 25 हो गई है, तो बस 15 दिन का टाइम लेकर चल रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम का टाइम है 15 दिन का आपके पास। तो 15 दिन में केवल 6 दिन का जो टाइम है उसमें हमें क्या करना है, अपना पूरा सिलेबस अपने लेवल पे पूरा कंप्लीट करना है। फिर हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमको फिर क्वेश्चन आंसर की जो शीट वगैरह है, जो प्रॉपर क्वेश्चन आंसर की, वो फिर हम देना शुरू करेंगे आपको। ठीक है, ये काम चाहे हम जितने बार आपको रिवीजन करा दें, जब तक आप अपने लेवल पर इसको पूरा मैच नहीं करेंगे तब तक आप पेपर देने के लिए तो नहीं रेडी होंगे। और हम सबको चाह रहे हैं कि बस एक बार में सब पेपर देंगे और सब क्वालिफाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जितने आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, प्रॉब्लम तो आप ही की है, उतना हेडक रहेगा, जितना जल्दी काम करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करना है, आज फिर एक सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कुछ हम डिजीज़ दे रहे हैं उनको लिखेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डिजीज़ में आज हम आपको दे रहे हैं थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम है। अब इसको पूरा क्या क्या करना है वो नेम बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसको एनाटॉमी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, फिर इसकी फिजियोलॉजी दिखाएंगे कि कैसे वर्किंग में है, फिर इसकी साइकोलॉजी दिखाएंगे कि जिनको थायराइड है उनको क्या क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिजिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेंटल क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो थायराइड के पेशेंट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अभी क्या करना है, अब शुरू करेंगे, ये हम लोगों ने ये पार्ट देख लिया, फिर हमें इसके बाद शुरू होता है डायग्नोस का पार्ट और सॉल्यूशन का पार्ट, जो हमें ट्रीटमेंट देना है वो शुरू करेंगे सटकर्म से। सटकर्म हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, मुद्रा, बंध, ध्यान, अफर्मेशंस, डाइट, यम नियम, आत्मबोध, तत्वबोध की साधना। फिर इसी में जो हम लोग दिखा रहे हैं, अब ये एक पार्ट हुआ सॉल्यूशन का। अब आते हैं दूसरा पार्ट ऐड करते हैं, योग वाला। यहाँ पे क्या ऐड करना है, ये सॉल्यूशन में था, योग में अब क्या करना है, ग्रंथि कौन सी है, बंध कौन सा ग्रंथि के साथ कनेक्ट होगा, चक्र कौन सा है, फिर पंच महाभूत कौन सा है,
फिर पंचमहाभूत में तन्मात्रा कौन सी है, प्राण कौन सा है, उपप्राण कौन सा है, कोश कौन सा है, त्रिगुण कौन सा आएगा और त्रिदोष कौन सा आएगा। क्लियर हो गया? हमको तो ये भी नहीं याद है कि हमको सारे नाम याद कैसे आ गए। ठीक, इसीलिए बड़ा शांति से बोल रहे थे। ठीक, अब सब क्लियर हुआ? ऐसे करके जब आप एक डिजीज़ को कंप्लीट कर ले गए तो आपको अपने आप में एक अच्छी फीलिंग आ जाएगी। ठीक, अब इसी में क्या जो हमारे ऑटो सजेशन वाले पार्ट उनमें क्या किया जाता है, एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें तो बस आज उसको क्लियर करेंगे, फिर आप उसके बिहाफ पर आप डिजीज़ को कंप्लीट करेंगे। जब कोई डिजीज़ लंबे समय तक, मान लो किसी का कोई रोग है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, लंबे समय से कोई रोग है व्यक्ति का, बढ़ रहा है या कई बार नहीं भी बढ़ रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, सोशल लेवल पर हो या फाइनेंशियल लेवल पर हो या स्पिरिचुअल लेवल पर। अब पूरी समझदारी से आंसर देंगे। फिजिकल लेवल पे कौन से रोग हो सकते हैं जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे हैं? बोलेंगे पढ़ना। कैंसर। वेरी गुड। और डायबिटीज में। वेरी गुड। बोलेंगे सीमा में। ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। और हर्निया में। हर्निया लंबे समय का नहीं है। और मैम थायराइड भी इसी में आ जाएगा। थायराइड आ गया। वेरी गुड। और मैम ये हाई बीपी, लो दमा जिसे बोलते हैं, अस्थमा वाले रोग भी लंबे समय से फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये आए फिजिकल में। बहुत सारे और भी अभी हैं, ये फिजिकल में हमने मान लिया। मेंटल में कौन कौन से रोग आ सकते हैं? डिप्रेशन, डायबिटीज। ठीक है, हरदीप भैया बोलेंगे। मैम जो जिस पे आपने काम करने के लिए बोला था मैम, अनिद्रा, इंसोम्निया। वेरी गुड। और मैम मेंटल में ये भी आएगा ना, ये जो हरदीप भैया का आया ना, हरदीप भैया का कि मेंटल में क्या है, इंसोमिया, निद्रा ना आना, ये बहुत सारे रोगों की जड़ है। ठीक है, बहुत सारे रोगों की जड़ है, मानसिक रोगों की। और हाँ, बोलेंगे अंजू। मैम फाइनेंस प्रॉब्लम भी मेंटल में ही आएगी ना? ना, वो अभी आगे जाएगी, इस पे नहीं जाएगी। अभी तो मेंटल हेल्थ इश्यूज पूछे हमने। हाँ, बोलेंगे पूजा जी। फोबिया मैम। हाँ, फोबिया हो गया। ठीक है। मेमोरी लॉस। वेरी गुड, मेमोरी लॉस हो गया। अच्छा, एंजाइटी। ठीक है। अब आते इमोशनल लेवल पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है भावनात्मक स्तर पे। बड़ा समझ से उत्तर देंगे सारे सभी लोग। बोलेंगे हरदीप भैया। मैम डिप्रेशन। हाँ, भावनाओं का उस पर प्रभाव पड़ेगा, भावनाएं आहत होती हैं तो डिप्रेशन आता है। ठीक है। और साइकोसोमेटिक डिजीज। साइकोसोमेटिक नहीं जाएगा सीमा में। वो क्या, वो तो बस मेंटल जो हमारा इशू है कि देर रात में सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो नींद से उस पर जा रहा है, तो वो नहीं जाएगा। और क्या बोले राशिमा? हृदय की प्रॉब्लम। वेरी गुड, हृदय की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, इमोशनल पे जा रही है डायरेक्ट। क्या कह रहे सीमा?
फियरनेस, डर डर होगा, लेकिन डर इसमें ही चला जाएगा, मेंटल में ही आ जाएगा। अभी इमोशंस पे काम बहुत डीप में नहीं जाएगा, वो जाएगा लेकिन उसके कारण कुछ और भी बन रहे हैं, इसलिए भी वो मेंटल पे जाएगा, फिर इमोशंस पे आएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन ये जो हार्ट डिजीज़ है ये डायरेक्ट इमोशन से कनेक्ट हो गई। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? पैनिक अटैक। हाँ, वो सब भी। जो हार्ट की जितनी समस्याएं हैं वो हमारे इमोशंस के कारण ही है, क्योंकि हार्ट की समस्याएं माइंड में बहुत इफेक्ट नहीं डालती, माइंड का इफेक्ट देर से डालती हैं। जितनी भी इमोशंस है वो हमारे डायरेक्ट हार्ट को अफेक्टेड करते हैं, हार्ट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्योंकि इमोशंस का मतलब क्या है? भावनाएं हैं, भावनाओं का केंद्र दिमाग है ही नहीं, हृदय है। तो जब भी भावनाएं हमारी किसी के प्रति प्रेमपूर्ण होंगी तो भी हृदय उसमें काम करेगा। घृणा होगी, अगर कोई से बहुत दुख मिल रहा है, प्रेम की जगह नफरत मिल रही है, तो भी हृदय ही प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं, देखते हैं सोशल वाले। सोशल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, बोलेंगे पढ़े में? हार्ट जो आप कह रहे हो, हार्ट डिजीज में क्या, जो हार्ट अटैक हुआ वो हम मेंटल में लेंगे ना? हार्ट तो फिजिक में लिया है, फिजिकल में लिया है। हाँ ठीक है, तो आप कह रहे हो ना कि जो हमारी उससे रिलेटेड हो गई, हृदय से रिलेटेड जो भी डिजीजेज होंगे वो कौन सी होंगी? अभी हमने पहले जब बोला था तो हमने फिजिकल बोला था, तो हार्ट की जो प्रॉब्लम फिजिकल का मतलब खान पान से बिगड़ रही है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है ना, मैदा वगैरह बहुत ले रहे हैं, तो आर्टरी से ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो वो फिजिकल में हो गया। ठीक है, एक हो गया व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और वो किसी से बहुत प्रेम कर रहा है, जिसको कोई भी रिश्ता हो सकता है, प्रेम में तो कोई जरूरी नहीं कि कोई दूसरे रिश्तों को काउंट करेंगे, कोई भी रिश्ता हो, वहाँ से अचानक से कुछ लॉस हो या कुछ भी हमें ऐसा मिले जो नेगेटिव हो, तो प्रभावित कौन होगा? हृदय होगा। और उससे फिर कई बार मेंटल डिसऑर्डर ऐसे होता है कि वो अपना, जैसे कहते हैं, आपा खो दिया उसने, ऐसे करके जो चीजें हुई वो भी होती है, लेकिन इफेक्ट जो पहले हृदय पर जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कुछ का इफेक्ट होता है सीधा दिमाग पर जाता है, तो दिमाग में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे उसको क्लियर कैसे समझना है कि यदि हमें कोई सोल्यूशन, या ये हम कह दें कि हमें जॉब पर जाना है, काम करना है, काम को ठीक करना है, प्रमोशन लेना है, तो ये संबंध, और एक ये हो गया प्रमोशन के लिए जॉब कर रहे हैं। दूसरा हो गया कि हम जॉब इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें लोगों को सेटिस्फेक्शन देना है, तो किस में हार्ट काम करेगा, किस में ब्रेन काम करेगा? सेटिस्फेक्शन देना है तो हार्ट काम करेगा, और जॉब देनी है तो वो फिजिकल पे चला गया, ब्रेन पे चला गया, ब्रेन पे चला गया। करेक्ट। हाँ, ये ध्यान में रखना है, कौन से काम ब्रेन से हो रहे हैं, कौन से काम हार्ट से हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से काम है, जैसे अभी हम आपको, मेरे मन में आया कि अपर्णा मैम आने वाली हैं, तो हम बहुत सारी तैयारियां कर लें, जो हमारे लेवल हमें नहीं भी कर पा रहे, तो लगता है वो भी उनके आने से पहले कर लें। ये दिमाग करेगा कि हार्ट करेगा? हार्ट करेगा। हार्ट करेगा। ठीक है, और जब हमें ये पता हो कि अपर्णा मैम आएंगी तो ये पॉलिसीज हैं, इन पर बात करनी है, इन पर डिस्कशन करना है, ये हार्ट करेगा कि ब्रेन करेगा? ब्रेन करेगा। ठीक, तो पहले बिल्कुल क्लियर होना है कि कौन सी चीजें हार्ट पे इफेक्ट डाल रही है, कौन सी ब्रेन पे डाल रही है। तो इमोशंस जितने भी हैं वो हमारे हार्ट को टच करते हैं। और डायबिटीज जो है वो हमारी मेंटल पे जाएगी या फिजिकल पे जाएगी? वो मेंटल और फिजिकल दोनों, साइकोसोमेटिक दोनों में जाएगी। वो साइकोसोमेटिक में। ठीक है, जो हाई बीपी लो बीपी साइकोसोमेटिक में दोनों आते हैं। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखना है कि कौन से साइकोसोमेटिक में आ रहे हैं और कौन से मेंटल पे आ रहे हैं, कौन से फिजिकल पे आ रहे हैं, क्योंकि जब सबके बीच में हमें अंतर समझ में आएगा तभी आप थेरेपी दे पाएंगे। और आप किसी की भी थेरेपी ना दें तो कम से कम अपनी और अपने परिवार की तो दे ही लें। यदि इतनी फीस जमा की है, पढ़ाई की है, तो कम से कम हम और हमारा घर स्वस्थ हो जाए, फिर जहाँ हम काम करेंगे फिर वो थर्ड पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमने क्या बोला कि किस पे। अब सोशल की बात की, तो सोशल में क्या डिस्टर्ब होगा, सोशल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है?
मैम सोशल में संक्रामक बीमारियां आ सकती हैं, जैसे मलेरिया है, कोरोना, मतलब ये आएंगी क्या मैम? सोशल में हमारे रिश्ते खराब होंगे, ये भी कुछ कोई बड़ा रोग है, कम है क्या? सोशल में हमारे रिश्ते खराब होंगे। इस समय सारे जड़ के कौन जा रहा है, रूट पे क्या काम कर रहा है? जितना जितना हमारे रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, वही हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबको डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल हेल्थ में सबसे पहले हमारे रिलेशन वीक हो रहे हैं, रिलेशनशिप सभी जगह से वीक हो रही है। ठीक है, बोलेंगे आदि भाई? जी मैम, मैं यही कह रहा था, सेंसरी इम्पल्सेस मैम, जो हमारी सेंसरी इम्पल्सेस है ना, वो बोर हो जाएंगी, तो हमें हर एक चीज में एक शक की नजर से देखते जाएंगे, ये मेरे बारे में बोल रहा है, ऐसा है, वो हम जो है कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाएंगे, हर चीज नेगेटिव नजर आएगी। और सभी में कमियां ढूंढेंगे, और फिर बहुत कमियां ढूंढेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम सब जगह से अकेले हो जाएंगे। और अकेलापन अपने आप में आज सबसे बड़ी गंभीर बीमारी के रूप में बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जॉइंट फैमिली से एकल में आ गए, फिर एकल से भी क्या हो गया कि माता पिता वर्किंग में आ गए, वो अपनी अपनी दुनिया में जा रहे हैं, बच्चे अपनी दुनिया में। पहले अकेला होना बहुत आरामदायक लगा, फिर लोगों को लगा मोबाइल बहुत यूज़ कर सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं, टीवी, जितने गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक उनको कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों की एक सीमा है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें मनुष्य की ही आवश्यकता पड़ेगी। वो आज हम समझ लें या कल समझें, जब भी हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो हमें मनुष्य की ही आवश्यकता पड़ेगी। वो हमें अपने नेचर के अकॉर्डिंग चूज़ करना होगा, और ये अपने माइंड को सेट करना होगा कि सभी मनुष्यों में कुछ कमियां होती हैं और कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। अच्छाई और बुराई के साथ ही हम रिश्तों को निभा सकते हैं। वन वे कोई ऐसा रिश्ता कभी नहीं होगा जो केवल अच्छाइयाँ लेकर ही आया हो, या कोई ऐसा रिश्ता जो केवल और केवल बुराई हो, ऐसा कोई रिश्ता इस धरती पर नहीं है। ठीक, कम ज़्यादा का रेशियो हो सकता है। तो सोशल जो हमारी प्रॉब्लम्स है, वहाँ हमें अपने रिलेशनशिप को ध्यान में रखना है। फिर आते हैं फाइनेंशियल में। हमने क्वेश्चन मेरा क्या था, किसको किसको याद है? क्वेश्चन हमने कहाँ से शुरू किया था जिस पर हमने इतनी चर्चा की है? बोलेंगे अपर्णा में? हम रोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे हैं, और फिर उनमें फिजिकल कौन से हैं रोग जो है, फिजिकल डिजीजेस, मेंटल, सोशल, और अब हम फाइनेंशियल पर आए हैं। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल पे आए हम। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर लंबे समय तक है या किसी के पास हम देख रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम किस किस तरह की हो सकती है? बोलेंगे हरदीप? मैम, आप ही ने बताया था कि लेन देन ठीक ना रखना सबसे बड़ी जो है फाइनेंशियल में दिक्कत आती है, अगर हमारा लेना और देना ठीक नहीं है तो उससे फिर आगे चीजें सही नहीं होती। ठीक है, बोलेंगे अपन हमें? फाइनेंशियल में एक तो जो नॉर्मली हम कहते हैं कि किसी के जो अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा, जो बेसिक हमारी नेसेसिटीज है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो वो फाइनेंशियल में आएंगी। लेकिन मैं इसके साथ बोलूंगी कि जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब इतना पैसा है कि वो गिन भी नहीं पा रहे उसको, वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंस की ज्यादा पैसा होने की वजह से भी बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिनसे मतलब संभाले नहीं संभल रहा। और रही बात लेन देन की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक एक रुपए का हिसाब व्यक्ति को आपस में जरूर करके रखना चाहिए, ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े उस पैसे को देने या लेने के लिए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि पता है हमें लोगों को कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे 5 रुपए की ही तो बात है, 2 रुपए की ही बात है, आपको पता नहीं है। व्यक्ति को कई बार 5 रुपए भी इसको याद आते हैं 10 बार। वो सोचता है कि 5 रुपए इन्होंने नहीं दिए आप, और सामने वो व्यक्ति कह रहा है कोई बात नहीं। तो ये बड़ा ध्यान से रखना है। और अपने रिश्तों को यदि बहुत लंबे समय तक चलाना है, बहुत अच्छा रखना है, तो बस एक चीज़ को गांठ में बांध ले कि हर हाल में 1 रुपए का भी हिसाब किताब बराबर कर दें। अगर इतनी तटस्थता आपके पास है, तो मेरे जीवन में तो हम कह सकते हैं कि कोई रिश्ता, ये हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ से अमेरिका चला जाए तो 10 साल हमसे मिलना ना हो,
लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपका रिश्ता ब्रेक हो जाए, कभी नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूसरा आदमी आपके प्रति इतना समझ चुका है कि ये व्यक्ति 5 पैसे को इधर उधर नहीं कर सकता। हो सकता है इसकी याद में ना हो अभी, ये हो सकता है, लेकिन इसकी समझ में ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 रुपये हो कि 2 लाख हो कि 2 करोड़ हो, वो सब बराबर जाएंगे। और जिस दिन ये हिसाब किताब करना आ गया, उस दिन से आप समझ लेंगे माता लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू ही हो जाएगी। थोड़ा बहुत देर हो सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ में कई चीज़ें हैं। एक किसी के यहाँ पैसा बहुत कम है, वो प्रॉब्लम, पैसा बहुत अधिक है, उससे भी प्रॉब्लम। कई बार पैसा आता है लेकिन वो टिक नहीं पाता है, कई बार पैसा आता है वो गलत चीज़ों में चला जाता है। ठीक है, ऐसे क्या है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं पैसे को लेकर। तो इसका मतलब है कि हमें फाइनेंशियल में क्या करना है। अभी फाइनेंशियल वाले को हम यही सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं, समस्या इसका समाधान कर दें। जिसको भी लगता हो कि अपने जीवन में फाइनेंशियल, चाहे वो कितने लंबे समय से इश्यूज़ हों, कैसे भी हो, परिस्थिति ऊपर नीचे सबके जीवन में आती है, वो कोई मैटर नहीं करता, हमारी उन्नति के लिए ही सब कुछ होता है। अपने जीवन में ना 1 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1 लाख रुपये हो, जो भी हो, जिस दिन से आप अपने रुपए का दशांश निकालना शुरू कर देंगे, उस दिन से देखेंगे आप 70% समस्याओं से बचना शुरू हो जाएगा। और कुछ भी हो जाए, आपके मन में संसार की आसक्ति तो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जो रुपए हो, चाहे 1 रुपये हो चाहे 1 लाख हो, यदि अपने जीवन को इसी जन्म में सही जीना है, सही तरीके से पूरा करना है, पूरी तरीके से अपने जीवन में निरोगी होकर जीना है, तो पहला कर्म ये जरूर करें। जिनको ऐसा लगता हो, कंपल्सन नहीं है, ये बिल्कुल एक सत्य घटना है, सत्य बात है कि 10% जिस व्यक्ति ने अपने जीवन से दशांश निकाला है, और निर्दोष भाव से निकाले, और ये सोच कर ना निकाले कि जिसको निकाल रहे हैं उस पर कुछ एहसान करने जा रहे हैं, ऐसे करके निकाले जिसको दे रहे हो उससे भी कह दे ये किसी और ने दिया है, इतना घुमा दे उसको जाकर कि ये कभी पता ही ना चले कि देने वाला था कौन इसके पीछे। जब इस तरह से दशांश को निकाल देंगे ना, आप देखेंगे फाइनेंशियल समस्या, आप यहाँ से रेगिस्तान में भी चले जाएं, ईश्वर आपकी व्यवस्था कर देंगे जाकर। एक लेन देन किसी का नहीं रखना है, और दूसरा दशांश निकाल देंगे। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल में, क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना, जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों का कुछ हो ही नहीं रहा, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपके। फिर आते हैं लास्ट में स्पिरिचुअल वाले में। स्पिरिचुअल वाले में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? बोलेंगे राशि में? स्पिरिचुअल में तो यम का पालन, यम का पहले पालन जरूर होना चाहिए। समस्याएं क्या क्या आ सकती है? हाँ, समस्याएं ये होगी कि हम किसी से राग रख रहे हैं या किसी से द्वेष रख रहे हैं, तो वहां पे समस्या आएगी। ठीक है, हरदीप भैया बोलेंगे। मैम उसके अंदर तो पहले खुद के अंदर ही अहंकार आएगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सही बात है। सबसे बड़ी जो समस्या है ना, जिस क्षण हम लोग कहा जाता है अहंकार जहाँ आता है वहाँ सारे सद्गुण दुर्गुण में बदल जाते हैं, और जहाँ श्रद्धा आती है वहाँ सारे दुर्गुण सद्गुण में बदल जाते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में क्या है कि जितना जितना हम लोग ईगोलेस होकर जीवन जीते हैं, कितना भी आप अच्छा काम करो, लेकिन ये मान कर चलना है हमें कि हमसे सुपीरियर लोग बैठे हैं। ठीक, कितना भी ज्ञान हो जीवन में, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव, कुछ भी हो, लेकिन हर समय सोचो कि जो मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है, और हमसे आगे इतने लोग हैं कि हम उसमें से कुछ भी नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें स्वस्थ करने में, हमारा जीवन जहाँ है वहीं हमें उठा देती हैं, ऊपर कर देती हैं, बढ़ा देती हैं आगे की ओर। तो ये सारी चीज़ें हमने क्यों आपको डिस्कस की कि पहले तो आप ये पहलू समझ पाएँ कि जितने हमारे हेल्थ के डायमेंशन हैं, इन सब को जब सामने वाले को ट्रीट करने जा रहे हैं तो पहले काउंसलिंग से उसका पता लगाना है आपको कि समस्याएं कहाँ हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको क्या, आप लगातार किसी के पेट साफ करने की दवा ही दिए जा रहे हो, पेट उसका साफ ही नहीं होगा, उसने कर्ज भी ले रखा है,
उसने गिले शिकवे भी ले रखे हैं, वो इस संसार से कुछ छोड़ना भी नहीं चाहता है, तो आप देते रहिए दवाएं, कुछ नहीं होने वाला उसको। तो वहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता वहीं काम आएगी। पतंजलि महर्षि पतंजलि के यम नियम यही काम आएंगे, सब डाइट यही काम आएगी कि जो डाइट आहार है वो बना कौन रहा है, किसके रुपए से आ रहा है और कैसे खाया जा रहा है। ये हठ योग के जो आहार के हम लोग देखते हैं मिताहार, वो यही काम आएंगे। उपनिषद में जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, यही काम आएगा। ठीक है, अब बोलेंगे अंजू। मैम ये सब चीजें मतलब जो लोग योग से नहीं जुड़े वो इतना जल्दी मतलब इन सब डिजीजों से परेशान तो है, लेकिन ही नहीं है कि उन लोगों की इन सब चीजों की जरूरत है, वो ये मानते हैं कि नहीं। तो अंजू पहले ट्रीटमेंट किसका करना है? मैम वो तो मैं समझ गई, मतलब काउंसलिंग करेंगे उसकी। पहले ट्रीटमेंट किसका करना है मैम? जैसे बोलेंगे हरदीप भैया। मैम सबसे पहले ट्रीटमेंट खुद का करना है। सही बात है, क्लियर आंसर है, इसीलिए मैं केवल हरदीप भैया से पूछा। ठीक, पहले ट्रीटमेंट किसका करना है? अपना करना है। जब अपना ट्रीटमेंट करेंगे, अपनी वाणी में कुछ ओज तेज दिखाई देगा, तब दूसरों को हम किसी भी पहले तो हमें डायमेंशन समझ में आएंगे, तो जब हमने उसके डायमेंशन समझ लिए तो कोई ना कोई डायमेंशन उस पर फिट होगा। जब हमें खुद ही नहीं पता है चीज़ों के बारे में, हमने खुद का ट्रीटमेंट करके या अपनी कमजोरियों को, अपनी स्ट्रेंथ को कभी समझा ही नहीं कि कौन सा कारण है मेरी स्ट्रेंथ का, कौन सा कारण है वीकनेस का, तो हम दूसरों का क्या समझेंगे। ठीक है, कभी भी ये तो कहेंगे ही नहीं कि दूसरे नहीं समझेंगे। हमें पूरी दुनिया का इलाज नहीं करना है, हम पहले अपना ट्रीटमेंट कर लें, अपने घर का सही कर लें, उसके बाद जिस प्रोफेशन में खड़े हैं वहाँ ट्रीटमेंट देंगे। तो वहाँ पर इसके लोग इस समय तो पूरी दुनिया की एक नज़र है योग और आयुर्वेद पर और नेचुरोपैथी पर। ठीक है, डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़ा कर लिया 2019 की कॉन्फ्रेंस में जो वर्ल्ड वाइड चले थे, उसी में डॉक्टर्स ने हाथ अपने खड़े कर लिए थे। कोविड के बाद फाइनली उन्होंने समझ लिया कि एलोपैथी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो इसलिए पहले ट्रीटमेंट अपना करना है, फिर उसके बाद जब आप अच्छे से किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो जाते हैं, किसी एक डिजीज़ को भी क्योर करना सीख गए, हम सभी से अभी भी बोल रहे हैं, हमेशा बोलते हैं, केवल एक डिजीज़ पर काम करना आप सीख जाएं तो आपके पास लाइन एक खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये सच हो कि आपको सच में वो काम करना आता हो, पहले अपने ऊपर फिर दूसरों के ऊपर। जब अपनी पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी रीड करनी आती हो, फिर उसके बाद आप दूसरों पर अप्लाई करेंगे। तो आज हमने आपको थायराइड ग्लैंड दिया है, इसके सभी एस्पेक्ट को कवर करना है। दूसरा, इसमें जो हमारे वो भी हमने बोल दिया, जो WHO की डेफिनेशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और हमारे स्पिरिचुअल, उसको भी कवर करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे ढंग से इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि जिसने एक टॉपिक को प्रॉपर कवर कर लिया वो सभी को कर लेंगे। जिसको एक टॉपिक कवर करना नहीं आया तो नहीं, क्योंकि अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं लेवल 6 में, केवल और केवल अब आपकी थेरेपी देखी जाएगी कि थ्योरी को आपने कितना अच्छा पढ़ा है कि प्रैक्टिकल में उसे अप्लाई करने के कितने योग्य बने हैं, ये कितना और कैसे और क्यों, ये शब्द अब आपके पास आएंगे। तो इसके लिए आपको केवल ध्यान में रखना है कि हमें सही ढंग से चीज़ों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज आपको हमने एक ग्रंथि, वो थायराइड ग्लैंड को या थायराइड की प्रॉब्लम है उसे ठीक करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में जो योग दर्शन है उसको कंप्लीट करना है। अब इसको कैसे करेंगे ये आपका वर्क है, जो काम आज कर सकते हैं उसे आज कर लेंगे, बाकी का कल करेंगे। फिर कल हम जो 4.1 में कुछ वर्ड्स हैं प्रॉपर उनको यूज़ करेंगे, और जो आसन वाला कंटेंट है उसको हम कल देखेंगे। आप सभी बैठेंगे शांति पाठ के लिए। हरदीप भैया 1 मिनट पहले शांति पाठ कर लें। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।
प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम आद्या। चलिए अब हरदीप भैया बोलिए, अब जिनको लीव करना हो आराम से लीव कर दें। अब हरदीप भैया बोलिए। मैम मैं कह रहा था जब आप वो 200 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस के लिए बोल रहे हैं ना, हाँ। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि हम पूरे कोर्स को कंप्लीट मतलब कवर करते हुए वो उस तरह का क्वेश्चन पेपर आए तो हमें अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा, और ऐसे अगर हम सिर्फ एक टॉपिक को करेंगे तो थोड़ा सा, बाकी आप जैसे आप लोगों को ठीक लगे। क्या चीज़ है हरदीप भैया, फिर से बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ जैसे आप वो 100 और 200 क्वेश्चंस के लिए कह रहे थे ना, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन पेपर इस